Kangana an exclusive interaction from Kangana Ranaut. करते हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है। कंगना, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब भी आपका नाम टीवी पे सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमारे एक बहुत बड़े नेता रहे हैं अशोक सिंघल, वो इत्तेफाक से आपका नाम उनसे मिलता है कि आपने खुद रखा हुआ है? इत्तेफाक से माँ बाप ने नाम रखा कंगना, और बहुत सुंदर नाम रखा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंगना, राजनीति में बहुत सारे किरदार आपने निभाए। फिल्मों में रानी झांसी का हमेशा महिला प्रधान आपके किरदार रहे हैं। राजनीति में आप आई, क्या वजह रही और कैसा लग रहा आपका ये राजनीति में आना, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है? देखिए, मुझे अगर आप मुझसे सच पूछेंगे तो मैं नहीं मानती कि मैं कोई नेता बन गई हूँ, मैं नहीं मानती कि मैं कोई लीडर बन गई हूँ। एक भावना कई साल पहले मुझ में जागी कि चाहे वो लोगों के प्रति एक उनको भावनात्मक दृष्टि से देखना, चाहे वो एक छोटे स्तर पे फेयरनेस क्रीम की लड़ाई से हो शुरू या महिला सशक्तिकरण से हो शुरू, और आज वो बात जो है यहाँ आकर पहुंची है। तो जाहिर है कि मेरे लिए अभी नेता बनने के लिए काफी वक्त है और काफी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन मैं एक अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देखती हूँ। आई थिंक एक प्रत्याशी कहना मुझे अभी एक सही बात होगी, लेकिन नेता तो नहीं कह सकते। लेकिन कैसा लग रहा है, मतलब एक तरह राजनीति में तो आप आई गई हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, राजनीति में आना किस ढंग से आपको लगता है? जो आप सोच रही थी चुनाव लड़ने से पहले, वैसे ही आपको लग रहा है या कुछ अलग पाया आपने? मुझे पता था, हमेशा से ही पता था कि ये जो ये काम है, ये वैसा नहीं है जैसा कि ये बाहर से दिखता है। इसमें बड़ी ही निष्ठा से लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। अक्सर हम लोग एक मामूली से लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कोई हम किसी बड़ी महानता से पैदा हुए हैं या कोई बड़े हमारी महान विचारधारा है। लोगों की सेवा में जीवन समर्पण करना हर एक के बस की बात नहीं होती। हम अपने लिए जीने वाले लोग हैं। फिल्म स्टार बनने के सपने देखना, ऐशो आराम के सपने देखना, अच्छे गहने पहनना, कपड़े पहनना, अच्छी तरह से तैयार होना, हमेशा ही सुंदर वातावरण में रहना, जो कि जिस तरह के एक साधारण लड़की के सपने होते हैं, वैसे ही मैं एक साधारण लड़की हूँ। कोई मुझ में ऐसी विशेष बात नहीं है जिसके करके कहा जाए कि कि मुझे ये जो समाज सेवक का जो काम है वो नेचुरली आता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक वक्त के साथ में एक तजुर्बा आता है, कुछ सफलता एक भावना लेके आती है कि लोगों ने मुझे इतना दिया तो अब मेरा क्या दायित्व बनता है, और कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपके खुद के जीवन से बढ़कर, आपकी खुद की आकांक्षाओं से बढ़कर दूसरों की आकांक्षाएं आपके लिए मायने रख जाती है। सबका एक मिश्रण बनता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में आपको फर्क नजर आया कुछ? रियल लाइफ हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी शुक्र की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जिसको शुक्र की इंडस्ट्री कहते हैं, वो पूरा ग्लैमर है, पूरी एक मेक बिलीव वर्ल्ड है। एक सेट होता है, एक बबल बनाया होता है, वो एसी में अपनी जो है किरदार निभाते रहते हैं। उसको आप इस दुनिया से नहीं, यहाँ एक इसको गुरु की इसको से तो यहाँ पे एक अलग भावना, एक अलग भावना के साथ आपको लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। दोनों का कोई, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के ऑपोजिट ये दुनिया है। ये मुश्किल है या वो मुश्किल है? नहीं, दोनों ही मुश्किल हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि अब उस फील्ड में 20 साल तक काम करके इस तरह के मैंने कुछ माहिर कमा लिए, या इस तरह की मेरी कुछ एक्सपीरियंस हो गई कि मैं उसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और निपुण हो गई। तो शायद वो मुझे अब इस वक्त पे लगता हो कि वो तो मेरे लिए बिल्कुल ही एक आसान एक काम था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आसान है या ये मुश्किल है। दोनों ही आ जाए तो दोनों ही आसान है। एक स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग लिखे होते हैं, सब कुछ। तो यहाँ पर आप जब भाषण देती हैं तो आप पहले प्रिपेयर करते हैं स्पीच, या जाकर के अपने हिमाचली में भाषा में या अपने तरीके से बात करती हैं लोगों के बीच में? नहीं, मैं कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करती। मैं वहां जाती हूँ और जिस तरह से एक माहौल बनता है, जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं, कई बार कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग एरियाज होते हैं। कुछ लोग कुछ काफी इंटीरियर्स होते हैं, कुछ शहरी एरियाज होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग उनकी अपेक्षाएं होती हैं। तो उस हिसाब से बोल देते हैं जैसा मन में आता है। तो लेकिन जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं,
उनका उनका कार्यक्रम क्या है, आगे पूरा विजन क्या है, उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई मुझे करनी पड़ रही है। क्योंकि इतने पता तो है कि काम बहुत हो रहे हैं, पर अब उसका जो एक एक्यूरेट डेटा है वो शायद पता नहीं था। क्या कह के वोट मांगते हैं जनता से, क्या मुद्दे लेके जाते हैं लोगों के बीच में कि क्यों वोट दें आपको? मेरा तो मुद्दा एक बिल्कुल साधारण सा है कि मैं ये लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव है, मैं एक उनकी प्रत्याशी हूँ, तो मुझे मिलने वाला वोट उनको जाएगा। तो हम उन्हीं की ही जो है मैसेज लेके दुनिया के सामने आ रहे हैं और उन्हीं को प्रेरित कर रहे हैं अपनी भाषा में या अपने लोकल लैंग्वेज में कि आप चूक ना जाएं कमल के फूल को बटन दबाने से। आपने बीजेपी ही क्यों चुना? बहुत सारी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां भी हैं, बीजेपी में ही आना क्यों चुना आपने? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मेरा एक नेचुरल अलाइनमेंट है। एक तो मैं हिंदूवादी सोच से अपना संबंध रखती हूँ और दूसरा एक राइट विंग के हम जो भगवत गीता में जो पूरा संदेश दिया था वो युद्ध लड़ने के लिए दिया था, एक चाटा खाने के लिए नहीं दिया था। वो मेरी एक फंडामेंटल सोच मेरी वो है। बाकी मैं नेता सुभाष चंद्र बोस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और उसी तरह से तो एक नेचुरल अलाइनमेंट जो है मेरा उनके साथ में हुआ, जिसे देख के मैं भी काफी आश्चर्यचकित थी शुरुआत में। कंगना जी, आपके विरोधी ये कहते हैं कि फिल्म स्टार आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद मुंबई चले जाते हैं, लोग ढूंढते रह जाते हैं, मिलेंगे ही नहीं, वो किसके पास जाए। तो आपको लेकर भी जैसे ही आपको टिकट मिला, आपके विरोधियों ने ये कहना शुरू कर दिया, तो क्या आप यहाँ पे लोगों के बीच में रहेंगे या फिल्में भी करेंगे जाकर के वापस? देखिए अशोक जी, लोग तो ये भी कहते थे जब मैं फिल्मों में गई थी कि हीरोइन की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 से 4 साल होती है। तुम्हें आइटम नंबर करवाएंगे, 4-5 गाने अगर तुम्हें मिल जाए एक फिल्म में, 1-2 सीन मिल जाए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मैंने जो किया वो एक इतिहास है। तो 20 साल का मेरा करियर रहा है और उसमें एक पैरेलल सिनेमा की नींव रखना महिला सशक्तिकरण में, वो कोई छोटी मेरे लिए लड़ाई नहीं थी। तो पहले लोगों ने क्या किया और अब आगे वो क्या कर रहे हैं, मुझे उससे क्या लेना देना। माजरा ये है कि मुझे क्या करना है। मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी किसी इफेक्ट के लिए या ऐसे ही कोई बात करती नहीं हूँ। लोगों की सेवा करना, उनके लिए समर्पित होना, मैं वाकई में ऐसी मेरी मंशा है। अब वो मुझे क्या मौका देते हैं और मुझे ऊपर से कितना इनकरेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, वो आगे भविष्य में देखने वाली बातें हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सेनेट, उन्होंने जैसे आपको टिकट मिला, मंडी को लेके उनके सोशल मीडिया उस प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट आई और तरह तरह की बातें हुई, हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया। किस ढंग से देखते हैं इस ढंग से जो बयान आते हैं? बहुत ही कष्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी पिछड़ी हुई रह गई हैं, इतनी पीछे रह गई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस एज में एक लड़का अपना करियर बनाता है, घर से बाहर निकलता है और उससे अपेक्षाएं होती है, उस एज में हम अपनी लड़कियों को ये छुपा ले, वो छुपा ले, तेरा यहाँ से दिख रहा है, तेरा वहां से दिख रहा है, उसी में हमारी लड़कियां जो हैं पीछे रह जाती हैं। वो तुमने आज ये नहीं ढका था ऑफिस में, तुम ज्यादा चमक रही थी, ज्यादा लोग तुम्हारे पे फिदा हो रहे हैं, या तुम्हें क्यूट फोन इतने आते हैं, या तुम्हें उसमें ही वो लड़की की जो है वो पूरा करियर जो है बर्बाद हो जाता है। तो महिलाओं को जो है हमेशा सेक्सुअलाइज कर देना, ये जो है अब बहुत एक आई थिंक जिस तरह से विरोध हुआ इस घटना का वो स्वाभाविक था। क्योंकि हम हमेशा ही उनके जो शरीर के अंग हैं उनको सेक्सुअलाइज नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर के अंग भी पुरुषों के ही शरीर के अंग की तरह है, कोई उसमें असाधारण बात नहीं है। तो उनको इस तरह से सेक्सुअलाइज नहीं करना चाहिए। हेमा मालिनी को लेके भी एक कांग्रेस नेता का बयान जो है वायरल हुआ, उन्होंने कमेंट किया, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और आपने ट्वीट भी किया। इसको किस ढंग से देखती हैं? तो अब आप बताइए, मैं और इसको किस ढंग से देखूं? अगर वो एक जवान स्त्री को देखते हैं तो उनके अंगों को लेके वो कमेंट करते हैं, और एक जो महिला है जो कि एक सीनियर महिला है, 75 ईयर ओल्ड की है, और उनके नाचने से, जो कि क्लासिकल भरतनाट्यम की डांसर है, उनको नचनिया कहते हैं, नाचने वाली, या इस तरह के अपशब्द कहते हैं। तो एक मतलब एक बुजुर्ग महिला को भी वो लोग छोड़ते नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि महिलाएं क्या करें, किस तरह से वो रहें? क्या वो अपनी कब्र खोद के उसमें गड़ जाएं तो ही बेहतर होगा,
इस तरह की जो जो नीच सोच है, वो भी एक इतनी सीनियर महिला के लिए, इतनी सीनियर आर्टिस्ट के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कला के लिए ही समर्पित कर दिया है। उन्होंने आज तक एक ऐसा दिन नहीं गया होगा जब उन्होंने 3 से 4 घंटे का रियाज नहीं किया होगा। क्या हमारे वेदों में से एक सामवेद नहीं है जिसमें संगीत और नृत्य की कलाओं पे विशेष चर्चा हुई है? तो उनको एक ज्ञानी, एक ऋषि या एक महान व्यक्तित्व की तरह ना देखकर उनको एक नाचने वाली और ऐसे अभद्र टिप्पणी उनपे करने वालों की क्या सोच है, वो आपसे छुपी नहीं है। कंगना, जैसे आप फिल्म स्टार हैं तो आपके फैन जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इस लाइन में चुनाव राजनीति में तो लोगों के पास आपको खुद जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, वो आसान नहीं होता, हाथ जोड़ने पड़ेंगे खुद से। तो कितना आपको लगता है कि ये मुश्किल है? ये देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुश्किल नहीं है, और एक तरह से हमें हमेशा ये भीड़ों से बचाया गया है, और अभी इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि एक भीड़ इकट्ठी की जाती है और हमें वहां छोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का जिस तरह से प्यार है, और आजकल हर एक के पास जैसा फोन है तो सेल्फी सबको चाहिए, और आई थिंक कोविड के बाद तो हर कोई बहुत ज्यादा परस्परता से थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, तो घबराहट होती है। कभी कोई फोन फेस पे ना लग जाए, कोई चोट ना लग जाए मुझे या किसी और को, धक्का मुक्की बहुत होती है। कई बार हार डालने के लिए आते हैं, वो मुझ पे ही पूरी तरह से गिर जाते हैं। भीड़ को बार बार संभालना, तो दिन में 5-6 इवेंट में जाने के बाद थकान भी बहुत हो जाती है। तो इस तरह की चीजें तो आ रही हैं सामने, और मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है, पर अब देखिए जैसी जैसी स्थिति होती है वैसे ही इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मनमानी करती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। राजनीति में तो अपनी मर्जी चलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, तो क्या उसके साथ कर पाएंगे? ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज तक मैंने मनमर्जी ही की है, और राजनीति में सबसे ज्यादा तो आपको पार्टी के साथ में चलना पड़ता है। उनके एक पूरी पार्टी जो है एक इट्स लाइक वन बॉडी, वन ऑर्गेनिज्म, तो उनके साथ में आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, जैसा आपने कहा, कभी अपनी ही की है हमेशा, तो ये भी एक अच्छा अनुभव है। उसमें सबसे बड़ी ये बात होती है कि आज तक मैंने मनमानी इसलिए की थी क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में मिले हैं। हमेशा मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि ये तो कुछ जानते नहीं है, मुझे क्या समझाएंगे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था में अब मैं हूँ, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको मैं बहुत ही बड़ा प्रेरणा का एक स्रोत मानती हूँ, और हर तरीके से मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से ईश्वरीय रूप है। उनसे जितना हो सके हमें सीखना चाहिए, जितना हो सके उनकी गाइडेंस के अंडर काम करना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं जो मुझ में हैं, तो मुझे इस तरह की उनको फॉलो करने में, या पार्टी में और भी बहुत ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। वो हर तरह से अवश्य ही मुझसे वो बेहतर हैं, मुझसे वो ज्यादा योग्य हैं, तो उनके अंडर, उनके सुपरविजन में काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कंगना, विपक्ष का किस नेता से आप प्रभावित है, किसको एडमायर करती हैं? बीजेपी में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन विपक्ष में भी कोई नेता है आपको जिसको? अभी आपने करतूतें उनकी जिस तरह से आप बता रहे हैं, और जिस तरह से कोई भी वो स्टैंड नहीं लेते हैं महिलाओं के लिए, तो आप मुझे बताइए उनमें एडमायर करने वाली कौन सी बात है? किस बात को लेके उन्हें एडमायर किया जाए? ये पहले मैं कहूंगी जैसे थे कांग्रेस में, जैसे शास्त्री जी थे, या बहुत पुरानों की बात मैं कर रही हूँ, कई हद तक कुछ ना कुछ गुण मैं कहूंगी इंदिरा गांधी जी में भी थे। लेकिन अब तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, एक शर्मनाक तरीके से काम होता है, और कोई भी गुण नहीं है। जैसे चलो ठीक है, उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ अच्छे भी किए होंगे, लेकिन अब तो एक तरह से खोखली सी और सिर्फ एक बदमाशों की, घोटालेबाजों की पार्टी जो है इकट्ठी हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं किसी को, मैं रिस्पेक्ट किसी को नहीं देती। मैं कहती हूँ मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन रिस्पेक्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रिस्पेक्ट मैं कुछ ही लोगों को देती हूँ जो डिजर्विंग लोग होते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना आपका? राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और वो तरह तरह की बातें बीजेपी को लेके। मुझे वो, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है।
वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते, जैसे हमने 3 इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं। बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। वो कुछ और करते, किसी और हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता, आप उनका जिस तरह से सब वो एक्टर बन सकते हैं, वो डेफिनेटली। कई उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं, तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो शायद वो जो सुनने में आता है किसी महिला से प्रेम करते, उनकी शादी भी नहीं हो पाई। जो भी है, जिस तरह से भी सिचुएशंस है, हमने तो देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा, या किस तरह से उनको एक करियर नहीं उनका कोई बन पा रहा है, या किस तरह से सफलता उनको किसी भी मुकाम में नहीं मिल पा रही है। उनके एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं, वो बहुत ज्यादा अकेले लगते हैं, और मुझे लगता है उन पे प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो अभी भी वो 60 के होने वाले हैं, फिर भी उनको यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है, उनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल नरक कर दी है, करो करो करो, करना ही पड़ेगा। अब वो बच्चे जो हैं एकदम से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो आपको लगता है राहुल गांधी पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और करना चाहिए? डेफिनेटली उनको करना चाहिए था, और वो सफल हो सकते थे। अभी ये काम उनका नहीं है, ये नहीं हो रहा है उनसे। उनकी माता समझती नहीं है, और वो उनको जो है किसी ना किसी तरह, जो हमें लगता है वो जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहना है? उन्होंने तो महिलाओं के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी चुनाव में कैंपेन किया, और दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको, प्रियंका और राहुल? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे वो दोनों हालात के मारे हुए लगते हैं। मुझे लगता है उनकी माता को उन्हें इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मैंने कहा मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक प्रत्याशी हूं। अभी मुझे जो है वो, तो मुझे ये सब राजनीतिक लैंग्वेज आती नहीं है। मैं आपको एक साधारण लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो कि एक महिला को लग रहा है बाहर से देख के। मुझे लगता है वो अच्छे बच्चे हैं, उनको जो करने देना चाहिए था, सुखी जिंदगी जीने देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। उनका बुरी तरह से जो है वो टॉर्चर हो रहा है, और अब वो दोनों ही परेशान लगते हैं। दोनों पॉलिटिक्स में आपको लगता है आगे फ्यूचर क्या देखती हैं दोनों का? मतलब आप कैसी बातें कर, क्या फ्यूचर? उन लोगों को टॉर्चर करके ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से दोनों को देख के लगता है कि बहुत ही एक तरह से परेशान है वो दोनों, अपनी जिंदगी से परेशान है। ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी और, अपनी जिंदगी से दोनों परेशान लगते हैं। आई होप कि अभी भी टाइम है, और अच्छी कोई उनकी माता उनका अच्छा मार्गदर्शन करे, और बच्चों के जो खुद के अपने जो है, जैसा 3 इडियट जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है, उनको एक्सेप्ट करे जो उनके खुद की वो है। कंगना, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला करके वो राजनीति में आए, चुनाव लड़े, जीते। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही वो जेल में है, मतलब के मामले में को लेकर के ही। किस ढंग से देखते हैं इस पूरे उसको? ये सारे ढंग से हम लोगों को पूरे देश को देखना है कि क्या होता है जो इंसान जो है अपने खुद के, चाहे वो अनाज़ारे जो भी हो, उन्होंने भी कहा था कि ये बंदे से बच के रहना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एक तरह से हानिकारक इंसान हो सकते हैं आगे चलकर। तो हम सारे देश को देखना है कि किस तरह के मुखौटा पहन के आते हैं और फिर बाद में क्या करतूते करते हैं। इमरजेंसी फिल्म आपकी बनी है, उसमें आपने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो कब ये फिल्म आने वाली है? क्या चुनाव के दौरान आएगी? और इंदिरा गांधी इस फिल्म के बनाने के पीछे क्या मोटिव था आपका? मुझे, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी हो चाहे कोई भी महिला हो, मुझे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा एक सहानुभूति है, वो मैं इस बात को मैं झुटला नहीं सकती, और एक महिलाओं के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट भी है। तो उसके करके मैंने काफी काम भी किए हैं, और इंदिरा गांधी जी की जो एक पूरी जीवनी है उस पर मैंने एक फिल्म बनाई है। और जब आप एक कलाकार के उसमें होते हो तो आपके लिए सब समान है, तो उस समानता के भाव को दिल में रखकर मैंने वो फिल्म बनाई है। तो जब वो आएगी तो मुझे लगता है सबको, वो कांग्रेस और बीजेपी से उभरकर वो फिल्म है, तो सब लोग उसको एज ए एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। लेकिन अक्सर इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस को टारगेट किया जाता रहा है, उनकी जो इमरजेंसी लगाई थी उसको लेके हमेशा से बीजेपी निशाना साधी है। क्या उसको कांग्रेस से जोड़ करके कि कांग्रेस
को दिखाने के लिए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे किया था, इमरजेंसी लगाई थी, अक्सर काला दिन माना जाता है इतिहास का, जो बीजेपी हमेशा करती है। नहीं, ऐसे चुगलियों के लिए नहीं मैंने फिल्म बनाई है, मेरा वो स्वभाव नहीं है। ये जो संविधान के साथ, हमारे जो संविधान के साथ ये क्या घटना हुई थी, किन कारणवश ये घटना हुई थी, उन कारणों पर फोकस करते हो ताकि आगे चलकर हमारे संविधान के साथ में ये खिलवाड़ ना हो। एक जो लीडर होता है उसकी क्या साइकी होती है, उसके क्या डीपली हिडन सिक्योरिटीज और इनसिक्योरिटीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, ताकि हमारे संविधान को आगे चलकर ये खिलवाड़ ना हो पाए, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। बाकी किसी को कोई ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को उसमें शाइन कर सकती हूँ। फिल्मों का इस्तेमाल मैं उस चीज के लिए बिल्कुल नहीं करूंगी। विक्रमादित्य हैं, हिमाचल से मंत्री हैं यहाँ कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन ने आपको लेकर के बयान दिया है, वो जब दूसरों पे टारगेट करती है तो अलग बात है, लेकिन अब जब उनके ऊपर टारगेट होता है तो वो तब नहीं देखती, लेकिन दूसरों को निशाना बनाती है। लेकिन हमारी बड़ी बहन है, यहाँ की बेटी है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि दूसरों को निशाना बनाने से पहले, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैंने बाकी फिल्म, अब जब मैं फिल्मों में गई तो मैंने आइटम नंबर्स को के खिलाफ जो है आवाज उठाई, तो क्या वो मैंने गलत किया? मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो महिलाएं मुझे कहती थी इसे इंग्लिश नहीं आती है और इसे जो है यहाँ से निकाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। और आउटसाइडर्स को रिस्क, क्या मैंने वो गलत किया? फेयरनेस क्रीम के खिलाफ, औरतों को जो कम सैलरी मिलती थी उसके खिलाफ, औरतों को जो है वो शोषण जो होता है मीटू के खिलाफ मैंने एक संघर्ष किया, तो क्या वो मैंने गलत किया? उनको दिक्कत किस बात से है? उनको इस बात से दिक्कत है कि मैं जो है अब अपनी जन्मभूमि में, मातृभूमि में वापस आ रही हूँ और लोगों का मेरे प्रति प्यार देखकर उनको दिक्कत हो रही है। बाकी मैंने जो भी संघर्ष किया है, मैंने महिलाओं के उद्धार के लिए ही किया है। आज तक मैंने कभी किसी महिला के लिए कोई पर्सनल टारगेट नहीं किया, चाहे वो नेपोटिज्म के किड हो, चाहे उनको अननेसेसरी जो है वो ग्लोरीफाई किया जा रहा हो क्योंकि वो नेपोटिज्म के प्यारे हैं। तो मैंने अपने हक में रह के बाकी महिला, नेपोटिज्म की तो एक बेटी है, बाकी करोड़ों बेटियों का क्या? आइटम नंबर पे जो उनको जो, तो उनके लिए तो सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन जो सड़कों पर बेटियां जाती हैं रात को कॉलेज से, लेट हो जाती है ट्यूशन से, उनका क्या? तो अगर आपको जो है, अगर जो कुछ महिलाएं जो हैं वो अपनी कुछ दोस्तियों के लिए या इसके लिए जो है वो पे पैरिटी पे आवाज नहीं उठाती हैं, मगर बाकी करोड़ों महिलाओं का क्या, जिनको अपने घर चलाने, अपने बच्चे पालने हैं? तो ऐसा नहीं होता है। वो ये संकीर्ण सोच से मेरे इतने बड़ी फाइट को, इतने बड़ी मोटिवेशन को नहीं देख सकते, उनको अपनी सोच बढ़ानी होगी। एक आखिरी सवाल, आपकी फैमिली भी वेट कर रही है। हाँ, हम लोग उनसे भी बात करते हैं। हाँ। आइए पहले उन्हीं से बात कर लेते। कंगना, नहीं आप पूछ लीजिए सवाल। अच्छा, फिर चलते तो आइए, एक सवाल ये है कि आप विवादों में अक्सर रहती हैं, बेबाक बोलती हैं, आउटस्पोकन है, फिल्म इंडस्ट्री, तो राजनीति में भी क्या आप इसी ढंग से तमाम सवालों को फेस करेंगे, ऐसे जवाब देंगे जो बेबाकी से आ रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा मुझे पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, तो जिस तरह से भी उनका मेरे प्रति संदेश रहेंगे, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो देखेंगे। अब इतना संयम रख पाएंगे? अब कितना बोलना है, कितने कैसे बोलना है? नहीं, वैसा संयम की कोई कमी नहीं है मुझ में। इतनी सफलता पाना, इतने मुकाम पर आना, इस बिना संयम के, बिना विल पावर के, बिना किसी इसके तो पॉसिबल था ही नहीं। तो वो कोई चिंता का विषय नहीं। ये एक राजनीतिक पहलू था जो कंगना से हमने बात की राजनीतिक मुद्दों पे। इनकी फैमिली, माँ, बहन, भाई, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए कंगना, पहले उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कंगना के दूसरे पहलुओं के बारे में, जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ रही है, पारिवारिक लाइफ रही है, बचपन कैसा रहा और किस ढंग से वो यहाँ पर गांव में रहती थी और कैसे इंडस्ट्री में गई। सबसे पहले इनकी माँ है आशा जी, आशा रनौत जी। कंगना, आप परिवार से विद्रोह करके, देखिए इनके भतीजे हैं इनकी गोद में कंगना के, जो अक्षत है, इनके भाई छोटे, उनके बेटे हैं ये, रंगोली है उनकी बहन, रितु है उनकी भाभी कंगना की, और उनके कजन हैं और उनके बहनोई हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कंगना, बचपन में आप कहते विद्रोही नेचर की थी, एकदम विद्रोह करके घर से, घर वालों ने साथ नहीं दिया, अपनी मनमर्जी से आप चली गई मुंबई में, घर वाले चाहते थे कि डॉक्टर बने आप, तो क्या सोचा था कि घर वालों की सुननी नहीं है, मैं अपनी मनमर्जी करूंगी? देखिए, छोटे से गांव की जब कोई बेटी होती है, छोटे गांव की जब कोई बेटी होती है तो वो भी एक बड़े सपने देख सकती है, लेकिन गांव में जो है अधिकतर लोग समाज से बहुत डरते हैं और बदनामी से बहुत डरते हैं, और लड़कियों के जो है वो नॉर्थ इंडिया में तो खासकर बहुत ज्यादा ख्याल रखना कि उनको बाहर नहीं जाने देना या कुछ ऐसे। तो ऐसा लगा मुझे उन जंजीरों से निकलना मेरे लिए अनिवार्य था और मैंने वही किया।
आपको ठीक लगा उस टाइम? तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा कि सुनती नहीं है अपनी मनमर्जी की। तो अब कामयाब है इंडस्ट्री में जाके, इन्होंने एक मुकाम बनाया और फिर राजनीति में। आपको उस वक्त कैसा लगा था और आज कैसा लगता है? उस वक्त थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि पता नहीं, गांव से गई बेटी, छोटे छोटे गांव है हमारे, पहाड़ी लोग थे, हम खेती बाड़ी करने वाले थे, किसान थे। तो वहाँ पे इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, फैमिलियों वाले जाते हैं जो कि बड़े बड़े शहरों से आते हैं, लेकिन ये छोटे से गांव से गई तो थोड़ी सी तो हमें तकलीफ हुई उस टाइम में, हमें थोड़ा बुरा लगा। लेकिन जल्दी इसने अपना मुकाम संभाल लिया तो हमें फिर खुशी होने लगी। और आज राजनीति में चली गई है तो कैसा लगता है? साथ हैं अभी इनके? उस वक्त तो साथ नहीं दिया आपने? उस वक्त भी हम साथ थे, तो एक बेटी की वजह से, अगर लड़का होता तो हमें बिल्कुल भी चिंता या टेंशन की कोई बात नहीं थी। लेकिन एक बेटी थी, मेरी बेटी भी वो थी जिसकी अभी उम्र 18 साल थी। अगर थोड़ी बड़ी होती ना तो भी होता कि चलो अभी 25 साल की है, कुछ नहीं, 18 साल की बच्ची तो एक बच्ची होती है। हाँ, 15 साल की तो घर से निकल गई थी। फिर डीएवी में इसने +2 की, फिर उसके बाद +2 के 15 के बाद घर आना फिर इसने बहुत कम कर दिया। कम क्या, छुट्टी मिलती तभी आती थी। इनकी बहन रंगोली, जो कि साई की तरह इनके साथ रहती है, मुंबई में भी पूरा इनका काम देखती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मौजूद है। रंगोली, आपको क्या लगता है कि कंगना इस मुकाम तक पहुंचेगी? आपने तो देखा, आप बड़ी बहन है कंगना की, शुरू से बचपन से आप साथ खेले होंगे, साथ पले बड़े हैं, तो आप उनको देखती हैं, पॉलिटिक्स में भी वो आ गई है। आपको लगता था उस वक्त आपसे भी लड़ती थी होंगी उस वक्त, क्योंकि मनमानी करती थी, अपने हिसाब से चलती थी, तो आप दोनों का कैसा रिश्ता रहा है? जी, बचपन में ऐसा नहीं था कि ये बहुत लड़ाई करती थी, मतलब हमारे साथ तो शांत थी, पर जैसे छोटे भाई बहनों के साथ जो इससे छोटे थे उससे तो लड़ाई करती थी, पर मेरे साथ इतनी लड़ाई नहीं करती। और हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा मुकाम ये हासिल करेंगी। पर बाद में जब मैं मुंबई गई और मैंने देखा कि जिस तरह से ये संघर्ष इन्होंने किया और जिस तरह से वो हार्ड वर्क करती हैं और जिस तरह से ये अपना काम करती हैं परफेक्शन से, और काम के आगे कुछ नहीं देखती, तो उस तरह वो देख के तो यही लगता था कि कहीं ऊंची ही जगह जाएंगी, ऐसे छोटे मोटे इस चीज पे सेटल नहीं करेंगी। इनकी भाभी है रितु, जो कि हरियाणा से हैं। और रितु, आपको जब मिली आप कंगना से, आपकी देखा इनकी पूरी उसको, तो आपको क्या लगा कि ये आगे राजनीति में जाने वाले हैं, या जिस ढंग से बोलती हैं, आपको कैसा इनसे मिलने के बाद लगा? जब मैं इनसे पहली बार मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये बहुत ही वुमेन्स को सपोर्ट करती हैं और इन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है हमेशा काम करने के लिए। सो राजनीति का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था जाएंगी या नहीं जाएंगी। इनके भाई अक्षत, छोटे अक्षत, आप छोटे हैं कंगना से, तो आप किस ढंग से देखते हैं अपनी बहन की इस पूरी सक्सेस को, इस यात्रा को? आपको कभी डांटती भी रही होंगी जब छोटे थे आप? काफी डांटा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और अभी राजनीति में आए हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि ये जो इन्होंने बॉलीवुड में किया उससे ज्यादा ऊंचाई ये अपनी मेहनत से यहाँ पे प्राप्त करेंगे और काफी खुशी है हमें। आप डरते थे जब छोटे थे इनसे? अभी भी डर लगता है? अभी नहीं, थोड़ा अभी डांटती हैं? अभी डांटती हैं आपको? जब भी कुछ गलत होता तो डांट तो पड़ जाती है सबसे, सबसे नहीं, कंगना से उनसे पड़ जाती है। पड़ जाती है। कंगना, मेरा सवाल आपसे, आपके बारे में जो मैंने पढ़ा है, सुना है, छोटी उम्र में आप उदास रहना पसंद करती, दुखी रहना पसंद करती थी, उदासी वाली गजलें सुनना, गुनगुनाना, वही तो ऐसी क्या वजह थी आपको दुख ज्यादा पसंद था, दुखी रहना पसंद था? ये बात तो आपने सही बोली, आपको कैसे पता चला? बचपन का, इतने बचपन का। अच्छा, ऐसा देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है जैसे क्रिएटिविटी में जो गजलें हैं ना, उनमें जो पोएम्स हैं या उसके जो एक मीनिंग्स होते हैं, तो उसकी तरफ रुझान था शायद पहले से ही। तो एक अलग, जैसे शायरी भी हो गई, गालिब की शायरी भी हो गई कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो इस तरह की बहुत सुनती थी, उनमें बहुत आनंद आता था क्योंकि वो क्रिएटिव इंक्लिनेशन थी शायद, इसीलिए हर तरह का, जैसे जो भी एक नवरस जो होते हैं उनमें तो इंक्लिनेशन थी, पर वो पता नहीं थी, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस थी वो। आप लेकिन दुखी रहना पसंद करती थी और बाद में बताया आपने, मैंने सुना है कि इतने दुख आ गए वास्तव में आपकी जिंदगी में, तो आपको लगा कि मैं तो सोचा करते थे लेकिन वास्तव में फेस करना पड़ेगा। वो भी हुआ मेरे साथ, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मेरे लाइफ में इतना संघर्ष आया जिंदगी में। माँ बाप ने तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल एक लाइफ मुझे दिया,
तो उसके बाद में मुझे लगा कि ठीक है, सारी जिंदगी मेरी ऐसे ही निकलेगी। तो मेरे कॉन्फिडेंस से मैं निकल गई घर से, क्योंकि माँ बाप ने एक तरह से जो जिंदगी दी थी वो ऐसी थी कि जो ऐसा बोलते थे, मम्मी खाना भी खुद ही बना के देते थे। तो उसके बाद में ऐसा लगा कि हम हर जगह जाके डॉन बनेंगे। तो घर पे ऐसे थे ना, बिल्कुल डॉन बन के रहते थे। तो फिर गए बाहर तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। पूरी अपनी औकात समझ आती है कि हम जहाँ पे माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चों से बेहतर कोई है ही नहीं, वहां पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हें तो बोलने की अक्ल नहीं है, तुम्हारी तो इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें तो चलने की अक्ल नहीं है, तुमने ऐसे क्यों किया। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमें तब भी आई कि हिमाचल से है, क्योंकि हिमाचल को उस टाइम कोई जानता। जब हम ये इंडस्ट्री में गई तो जब हिमाचल का नाम लिया जाता था तो हिमाचल के नाम सब पूछते थे, कहाँ है हिमाचल? उत्तराखंड में। हाँ, तो इस तरह से कि पहाड़ी है ये, तो ये सब तो इस तरह से हमें नीचा दिखाना, तो फिर इतना संघर्ष करना पड़ा। तो वो दुख सारे आज तो पूरा हिमाचल को जानता है, और वो भी इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमेशा कहा कि मैं हिमाचल नहीं, मेरी वजह से नहीं, पर हाँ मैंने प्रमोट बहुत किया है हिमाचल को। लेकिन आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, फिर बाद में आपकी पर्सनैलिटी, आपका पूरे व्यक्तित्व को देख के उन्होंने कहा कि बंदूक पकड़ा दूं मैं हाथ में। वो क्या किस्सा था? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो पिताजी मुझे चाहते थे कि हमारे जो फैमिली है ना, उसमें बहुत ज्यादा, जैसे मेरे जो दादा हैं बीसी रनौत, वो खादी बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो वो आज एक आईएएस का रैंक होता है। वो उस जमाने में तो नेचुरली आईएएस का टेस्ट नहीं थे, तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं। मेरे दादाजी जो वो हैं एक एमएलए रह चुके हैं, वो भी 10-15 साल। उसके साथ में ही सब चाचा कोई डॉक्टर हैं, कोई ऑफिसर्स हैं। तो नेचुरल सी बात है, वो अपने बच्चों को भी ऐसा ही चाहेंगे। मुझे तो वो कहते हैं तुम्हें डिप्टी कमिश्नर बनना चाहिए, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो ऐसे ही हमारे घर में एकेडमिकली ऐसी ही बातें होती थी। पर खैर मेरा रुझान कहीं और हो गया। बाद में चल के जब शिवसेना का कांड हुआ और मुझे जो है वो थ्रेट आने लगे, तो उन्होंने कहा कि उनके पास भी एक लाइसेंस्ड पिस्टल है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए भी एक लाइसेंस्ड जो है वो गन ले लेता हूँ। तो मुझे वो बात काफी फनी लगी। मैंने कहा अब रहने दीजिए, अब मत लीजिए। तो उस तरह का वो किस्सा था शिवसेना का जब हुआ था थ्रेट। कंगना, आपने कविताएं भी आप लिखती रही हैं, छोटी उम्र में कविताएं लिखी हैं, तो कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। नहीं, अब और तो कहाँ नहीं, आप सुनाती रही अक्सर, एक सुना दीजिए। नहीं, अब तो कहाँ, जो एक लिखी थी वो याद होगी आपकी छोटी सी कविता कुछ? अभी तो कोई याद नहीं ऐसी। आपने अच्छा, पहले क्या होता तो मैं अपनी देखती नोटबुक। आपकी खुद की लिखी हुई है? आजकल तो मेरे दिमाग में सारी योजनाएं ही चल रही अच्छा, है। आजकल कौन सा गीत जब कभी सैड होती हैं या कुछ होता है जो कि आप बचपन में सुनती रहे, कौन सा आप याद आता है, कौन सा गुनगुनाती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे सैड तो मैं नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी। मेरा मन बहुत ही एक तरह से, नहीं सैड तो नहीं मैं कभी रहती, बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे लता जी के गाने अच्छे लगते हैं। गाने मैं पुराने ही सुनती हूँ सारे। रिमझिम, थोड़ा 2 लाइनें Oh my गुनगुना God, दीजिए। इतना मुश्किल वाला गाना। हमारे दर्शक। अच्छा वो वाला छोड़िए, मैं वो सुनाती हूँ आपको जो थोड़ा इजी वाला है। चंदन सा बदन चंचल चित मन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। बाकी आप सुन लीजिए, सब जगह है वो गाना। हिमाचली भी आशा जी, हिमाचली कोई गीत भी आप लोग गुनगुनाते रहते होंगे, और कंगना को भी हिमाचली कोई गीत आता होगा। मैं चाहूंगा 2 लाइनें हिमाचली की अपनी भाषा में, क्योंकि आज चुनाव भी चल रहे, तो सुनाई कंगना जी और आप सब लोग सुनाइए। कौन जगह गावा पतंदावा आप लोग, कंगना भी, आप भी। कपड़िया धोआ नाले रोआ कुंजुआ मुका बोल जवानी ओ मेरी ये जिंदे मुका बोल जवानी बटना दा गमना तो करया चंचलो, बटना दा गमना तो कर चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बतेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1-2 सवाल और कंगना आपसे पूछूंगा। आपने एक बार कहा कि जब आपका मकान बन रहा था तो आपके माँ बाप ने आपके लिए कोई कमरा नहीं बनाया, आपके भाई के लिए कमरा बनाया, क्योंकि पराया धन होती है लड़कियां। तो उस वक्त आपको बुरा लगा, लेकिन आपने बड़ा घर बना लिया मनाली के अंदर।
तो आप चैलेंज हमेशा स्वीकार करते हैं, उस वक्त भी आपको लगा कि नहीं मेरे लिए तो कोई जगह नहीं है इस घर के अंदर? नहीं नहीं, मम्मी तो मेरे को बचपन से ही कहती थी, एक इनका पूरा सा एक कार्ड था इनका, देख अगर तू पीएमटी क्लियर करती है तो तेरे को मैं डेफिनेटली एमबीबीएस लड़का लाके दूंगी, चाहे तू मतलब बस तू पीएमटी क्लियर कर, लेकिन अगर तू सिर्फ एमएससी करती है तो फिर मेजर वगैरह कोई बार में ही मिलेगा, लेकिन अगर तू पढ़ती नहीं है ना तो मैं तेरी शादी फौजी से करवा दूंगी। तो मम्मी तो बचपन से ही मुझे मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि ऐसा करेगी तो मैं तुम्हें ऐसा लड़का ला के दूंगी। तो ये देखिए, ये जो सब सहेलियां हैं मिलके जो सबकी शादियां कराती हैं यहाँ पे, इनका ये एक पूरा गैंग है किट्टी पार्टी आंटियों का, तो इन लोग बच्चों को ऐसे ही सब ट्रेन करते तो हैं। कब शादी करवाने वाली है इनकी? करवाएंगे अभी कुछ टाइम में। ढूंढ रखा आपने? कंगना ने ढूंढा हुआ है? बहुत लड़के हैं, पर ये तैयार हो जाए शादी हिमाचल से ही करने के करेंगी? लिए। जहाँ अच्छा जो अच्छा इसको लगेगा उससे शादी करवा देंगे। कंगना, आपने कहा था कि अगले 5 साल में आप परिवार अपना करना चाहती हैं, इंडस्ट्री से होगा या बाहर से होगा? नहीं नहीं, हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और इंडस्ट्री से तो मोस्ट डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन है एक अलग है, हम लोग उसी तरह के जीवन को जीना चाहेंगे, पर डेफिनेटली फैमिली इज डेफिनेटली समथिंग आई डेफिनेटली वांट। इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कंगना आपका और सब लोगों का जो हमसे जुड़े बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम पहलुओं को कंगना के सामने लाने की कोशिश की, जो राजनीति में वो आई है, नेता बनी है वो, और उसके अलावा उनके पारिवारिक लोगों से मिलवा करके उनके जो अनछुए पहलू थे उनसे रूबरू कराने की कोशिश की। अभी के लिए बस इतना ही।